गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपको पता ही है कि हमारी ग्रुप डी की क्लासें चल रही हैं दोस्तों, और बायोलॉजी हम आपके लिए करा चुके हैं दोस्तों। प्रेजेंट में आपकी केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री जैसी आपकी कंप्लीट होती है दोस्तों आपके लिए फिजिक्स भी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज हमारा टॉपिक है दोस्तों केमिस्ट्री का गैसों से रिलेटेड जितने भी नियम हैं दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया गैस से रिलेटेड, वो सारे नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जितनी भी आपके लिए साइंस कराई जा रही है ना, ये ऐसा नहीं है कि ग्रुप डी वालों के लिए ही हो। ये दोस्तों ग्रुप डी से लेकर आरआरबी जेई वालों तक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी दोस्तों इससे बाहर आपको कहीं पर भी साइंस देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप एलपी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे दोस्तों एसएससी का उठा लीजिए, चाहे अदर कोई स्टेट का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे अदर कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे रेलवे का उठा लीजिए। बहुत सफिशिएंट नोट्स हैं आपके लिए दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं दोस्तों। तो इनको दोस्तों नोट अवश्य करना, अपने नोट्स बनाना दोस्तों, और इन नोट्सों को रेगुलर रिवाइज किया करो दोस्तों, ताकि दोस्तों आपकी साइंस जो है अच्छी तरह से और अच्छे लेवल की बन सके। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, गैसों का नियम। तो चलिए दोस्तों, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, गैसों से रिलेटेड नियम। तो देखिए दोस्तों गैस हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक तो वास्तविक गैस होती हैं, एक आदर्श गैस होती हैं। आपको पता है दोस्तों हमारे सराउंड में, हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं दोस्तों, जैसे आपने जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे हवा है, इसमें भी दोस्तों कई प्रकार की गैसें होती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे वातावरण में कई प्रकार की गैसें होती हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो गैसें होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक तो वास्तविक गैस और एक होती है दोस्तों आदर्श गैस। तो सबसे पहले प्रश्न आपका यहीं से बनता है दोस्तों कि आदर्श गैस किसे कहते हैं और वास्तविक गैस किसे कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंट है। तो देखिए दोस्तों बात करें दोस्तों हम वास्तविक गैस की, तो इसके कणों के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है। उच्च ताप और तथा बहुत कम दाब जाने पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगती हैं। वास्तविक गैस को दाब लगाकर 100% संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि दोस्तों आदर्श गैस जो होती हैं ये अन्योन्य क्रिया नहीं करती और काल्पनिक सैद्धांतिक गैस होती हैं ये, और इस पर अगर 100% दाब लगाएं तो ये संपीड़ित इन्हें हम कर सकते हैं। और ये दोस्तों कण बिंदुवत होते हैं इसके कण। और आदर्श गैस जो है दोस्तों यादृच्छिक गति करते हैं, जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं N2O2 H2 CO2 ये सभी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है दोस्तों नोट में, कि आदर्श गैस हम उन गैसों को कहते हैं जो ताप तथा दाब की निश्चित दशाओं पर गैसीय नियमों जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो के नियमों का पूर्वतः पालन करती हैं। उन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस। और यही नियम दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो का, यही सारे नियम हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, एक एक करके सारे समीकरणों को हम पढ़ेंगे, सारे नियमों को पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं आदर्श गैस समीकरण को। तो ये है दोस्तों आपके सामने आदर्श गैस समीकरण। तो देखिए दोस्तों आदर्श गैस समीकरण हम कहते किसे हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हम आदर्श गैस समीकरण जो है ये होता क्या है। तो देखिए दोस्तों किसी गैस के दाब, आयतन तथा परम ताप यानी ताप में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को ही हम दोस्तों गैस समीकरण कहते हैं। दाब का मतलब है दोस्तों P, यानी P का मतलब है दोस्तों प्रेशर यानी दाब, B का मतलब है दोस्तों वॉल्यूम यानी आयतन, और T का मतलब है दोस्तों टेम्परेचर यानी ताप। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए हमारे पास आदर्श गैस समीकरण का जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है दोस्तों PV बराबर होता है RT के, NRT
आर टी के बराबर होता है दोस्तों। आर यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक स्थिरांक है, सार्वभौमिक नियतांक है, और इसका मान होता है दोस्तों 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल। और दोस्तों यदि किसी गैस में निश्चित आयतन मोलों की संख्या n है तब क्या होगा दोस्तों, तब आपका फॉर्मूला होगा दोस्तों PV बराबर nRT। n क्या है दोस्तों, मोलों की संख्या, और यही दोस्तों आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। कौन सा दोस्तों, ये वाला। तो ये होता है दोस्तों, और आदर्श गैस समीकरण पर दोस्तों डायरेक्टली ऐसा है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, ठीक है। तो ये नियम, ये जो आदर्श गैस समीकरण है ये आपको याद रखना है दोस्तों, और इससे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसा कि आपका ये आदर्श गैस समीकरण जो है दोस्तों, यदि दाब P1, ताप T1, किसी गैस का वॉल्यूम V1, और वहीं दोस्तों अन्य कोई गैस है जिसका दाब दोस्तों P2 होगा, ताप T2 और आयतन V2, तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार दोस्तों क्या होगा आपका, ये होगा P1 इंटू V2 बराबर nRT1, जहाँ पर दोस्तों आपका जो फॉर्मूला बनता है NR का, वो क्या बनता है दोस्तों, NR बराबर होता है आपका P1 इंटू V1 वटे T1। वहीं सेकंड आपका होगा दोस्तों, जैसे अलग कोई गैस है दूसरी, तो उसका होगा दोस्तों, उसके लिए दाब अलग होगा, उसके लिए आयतन भी अलग होगा, उसके लिए दोस्तों ताप भी अलग होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, P2 V2 वटे T2। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या निकल कर आता है, जब दो गैसें दी गई हो आपके पास और किसी एक का मान निकालने को पूछे, तो ये होता है दोस्तों आपका P1 इंटू B2, सॉरी दोस्तों P1 इंटू B1 वटे T1 बराबर में P2 B2 वटे T2। यही दोस्तों आपका कहलाता है सामान्य गैस समीकरण या संयुक्त गैस नियम, इसे हम कहते हैं। जब दो गैसों का आपके पास वॉल्यूम भी हो, आयतन भी हो, ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों दाब भी हो, ताप भी हो, तो ये आपका ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, इसे कहते हैं हम आदर्श गैस समीकरण। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है आपका दोस्तों बॉयल का नियम। तो देखिए दोस्तों बॉयल का नियम क्या कहता है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इसे किसने प्रतिपादित किया और कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों सन 1660 में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट बॉयल गैस के ताप, दाब और आयतन के बीच होने वाले परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन किया और यह नियम प्रतिपादित किया, और इसे ही दोस्तों हम बॉयल का नियम कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा बॉयल का नियम किसने दिया, तो रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया, 1960 में, और इसे ही हम दोस्तों, और रॉबर्ट बॉयल जो है दोस्तों, इन्होंने ताप, दाब और आयतन के बीच में जो संबंध स्थापित किया, परिवर्तन का विस्तार से अध्ययन किया, यानी जो संबंध स्थापित किया उसे कहते हैं हम दोस्तों बॉयल का नियम, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पूछा क्या जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा कि बॉयल का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो रॉबर्ट बॉयल ने। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका बनता है ये वाली लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है दोस्तों, कि इसके अनुसार स्थिर ताप पर, किस पर दोस्तों, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन जो होता है दोस्तों, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यदि हम स्थिर ताप को T, निश्चित द्रव्यमान का दाब P और आयतन को B माने, तो बॉयल के नियम के अनुसार जो आपका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, वो बनता है B व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों प्रेशर के यानी दाब के, और समानुपाती होता है दोस्तों, यानी दोस्तों अगर ताप को स्थिर रखा जाए, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ताप को स्थिर रखा जाए तो आपका जो वॉल्यूम है तो होता है दोस्तों, वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये नियम दोस्तों ये नियम आपको याद रखना है दोस्तों, किसने प्रतिपादित किया, बॉयल साहब ने। ये डायरेक्टली ये समीकरण पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है, बी व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के, किस नियम के अनुसार, बॉयल के नियम के अनुसार, ठीक है दोस्तों। और P इंटू V यानी प्रेशर और आपका वॉल्यूम जो होता है, इसका जो गुणनफल होता है दोस्तों, वो होता है K के बराबर। K क्या है दोस्तों, K एक स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों,
अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के दाब और ताप का गुणनफल जो होता है दोस्तों एक नियतांक के बराबर होता है, जो कि K होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखिए, ये तो मैंने आपके लिए बता ही दिया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखनी है कि निम्न दाब और उच्च ताप पर सभी गैसें जो होती हैं दोस्तों बॉयल के नियम का पालन करती हैं। किस पर दोस्तों? निम्न दाब और उच्च ताप पर दोस्तों जितनी भी गैसें होती हैं वो सभी बॉयल के नियम का पालन करती हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी हैं, जो ज़्यादातर डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका चार्ल्स का नियम। तो देखिए दोस्तों, चार्ल्स ने भी कुछ ये नियम दिया था, चार्ल्स साहब ने ही, जो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1877 में इन्होंने ये नियम दिया। और इन्होंने क्या बताया दोस्तों कि स्थिर दाब पर गैसों का आयतन परम ताप के बीच के संबंध के आधार पर नियम प्रतिपादित किया, जिसे दोस्तों हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। यानी इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया था अगर हम दोस्तों दाब को स्थिर रखें, यानी प्रेशर को स्थिर रखें, ठीक है दोस्तों, तो आपका जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन जो होता है दोस्तों वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी दोस्तों समानुपाती होता है। तो ये किसने बताया दोस्तों? चार्ल्स साहब ने। तो इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हो चाहे समानुपाती हो, बात एक ही है दोस्तों। ठीक है, और यदि स्थिर दाब P पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान आयतन B तथा परम ताप T हो तो चार्ल्स के नियम से क्या बनता है दोस्तों? B समानुपाती होता है T के, यानी आयतन समानुपाती होता है किसके दोस्तों? ताप के। किसके अनुसार दोस्तों? चार्ल्स के नियम के अनुसार। कब दोस्तों? जब दाब को स्थिर रखा जाए। आप इस प्रकार से इसे बोल सकते हैं B बराबर KT, या फिर ये आप बोल सकते हैं, और डायरेक्टली यही पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा आपको पूछा कैसे जाएगा। जैसे आपके सामने प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा नियम यह बताता है, जैसे आपके सामने पूछ दिया जाए निम्न में से कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम का पालन करता है, तो आपके सामने ये समीकरण दे दिए जाएंगे। B बराबर 1/P, ये आपका बॉयल का है। B समानुपाती होता है T के, ये आपके पास दे दिया जाएगा। और P समानुपाती होता है T के, ये इस प्रकार से दे दिए जाएंगे। और आपसे पूछेगा कि चार्ल्स का नियम कौन सा है, चार्ल्स का समीकरण कौन सा है, तो आपका कौन सा है दोस्तों? B समानुपाती होता है T के। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जाएगा डायरेक्टली, जैसे पूछा जाएगा अगर स्थिर दाब पर कोई गैस है और उसका द्रव्यमान और आयतन जो है दोस्तों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यह नियम किसका पालन करता है? यह समीकरण जो है किस नियम का पालन करता है? तो किसका दोस्तों? चार्ल्स का। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वही है दोस्तों, आपका वही चल रहा है। और निश्चित द्रव्यमान की गैस का स्थिरांक दाब पर आयतन व परमताप का अनुपात स्थिरांक जो होता है, ठीक है दोस्तों, वो बराबर होता है K के, यानी B1/T1 बराबर B2/T2 बराबर B3/T3, जो कि बराबर होगा K के। ठीक है दोस्तों, तो वैज्ञानिक यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों? वैज्ञानिक चार्ल्स ने दाब पर किसी गैस के निश्चित मात्रा के ताप में परिवर्तन करने पर आयतन में परिवर्तन के लिए एक और संबंध जो है स्थापित किया था, जो किस प्रकार है हम आगे समझेंगे कि कौन सा नियम है वो। तो वो है दोस्तों आपका ये वाला। यदि ये नियम क्या कहता है दोस्तों? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसका
आयतन 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। और यह नियम भी दोस्तों चार्ल्स ने ही दिया था। यदि गैस का तापमान -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, तो गैस का आयतन जो है शून्य हो जाएगा। अतः इस तापमान को परम शून्य ताप कहते हैं, जिसकी एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, केल्विन। यही है दोस्तों आपका चार्ल्स का नियम। अब आगे बात करेंगे दोस्तों गैलुसैक के दाब का नियम का। तो इसे दोस्तों जोसेफ गैलुसैक ने प्रतिपादित किया था और इन्होंने दोस्तों गैस की निश्चित मात्रा का स्थिर आयतन पर दाब और परम ताप के संबंध को इन्होंने बताया था। यानी आयतन को स्थिर रखा जाए तो जो है दोस्तों परम ताप और दाब जो है एक दूसरे के जो है दोस्तों समानुपाती होते हैं, ये इन्होंने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्होंने क्या बताया था दोस्तों गैलुसैक ने कि स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी दोस्तों आयतन यानी बी को स्थिर रखा जाए तो दोस्तों दाब यानी प्रेशर जो है दोस्तों वो समानुपाती होगा किसके दोस्तों, टी के। तो ये समीकरण किसने दिया दोस्तों, गैलुसैक ने। और ये दोस्तों कुछ आपके समीकरण थे जो आपको याद रखने हैं। और जो हमारे सामने समीकरण जब निकल कर आता है, बनकर आता है, तो वो कौन सा आता है दोस्तों, ये वाला। ये रहा दोस्तों पी समानुपाती टी के। यानी दोस्तों इस प्रकार से हम इसे बोल सकते हैं, इस प्रकार से भी इसे हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये तीनों समीकरण आपको याद रखने। किसी भी तोड़ मड़ोड़ की किसी प्रकार से आपका ये बन सकता है, पूछा जा सकता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो आपका ये गैलुसैक का जो नियम है दोस्तों, स्थिर आयतन पर निश्चित ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड दाब का 1/73वां भाग जो है दोस्तों होता है, यानी बढ़ जाता है। ये कौन सा नियम है दोस्तों आपका, ये है आपका दोस्तों किसका, चार्ल्स का नियम। सॉरी दोस्तों ये चार्ल्स का नियम है ना। और ये आपको याद रखना है दोस्तों, चार्ल्स के नियम को दोस्तों एमंटन का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका दोस्तों, एमंटन का। अब बात करते हैं दोस्तों अवोगाद्रो का नियम। ये क्या है दोस्तों, ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैस के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है। ताप और दाब की समान परिस्थिति, ताप भी समान हो और दाब भी समान हो और दोनों की परिस्थिति भी समान हो, यानी ताप और दाब समान हो, तो उसमें गैसों के समान आयतन में, तो उस जैसे मान लीजिए दोस्तों ये भी कोई गैस है, ये भी कोई गैस है, इसका आयतन और दाब समान है, इसका आयतन और दाब समान है, तो ये गैसें भी समान होंगी। तो इस समान गैसों में दोस्तों जो अणुओं की संख्या होगी वो भी आपकी समान होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 10-20 है, जो भी है यहाँ पर भी उतने ही अणु होंगे। ठीक है, और यही संख्या दोस्तों आप क्या कहलाती है, आपकी अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या को दोस्तों एन से दर्शाया जाता है, यानी दोस्तों वॉल्यूम समानुपाती होगा दोस्तों अवोगाद्रो संख्या की, यानी दोस्तों अणुओं की संख्या की। और यही दोस्तों आपको आपका जो है अवोगाद्रो नियम कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। ये रहा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपके लिए बता दिया है। एन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मोलों की संख्या। और प्रत्येक गैस के अणुभार या 1 ग्राम अणु का द्रव्यमान, 1 ग्राम अणु द्रव्यमान का आयतन STP पर जो है दोस्तों 22.4 लीटर होता है। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों इस नियम में क्या है दोस्तों, आपकी ये वाली लाइन, जिसमें दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, ये मान पूछा जाता है। तो वो होता है दोस्तों 6.023 × 10⁻²3। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए इसे हम देखिए दोस्तों, हम समझते हैं कि अवोगाद्रो नियम के समान ताप समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे दोस्तों ये कोई गैस है, ये कोई गैस है, इसका ताप और आपका दोस्तों दाब दोनों समान है, इसके ताप दाब समान है, तो ये गैसें जो हैं इनमें अणुओं की संख्या जो है दोस्तों वो भी समान होगी। ठीक है दोस्तों,
तो ये संख्या समान होगी। अतः एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर में 4 लीटर या 1 ग्राम अणु द्रव्यमान में अणुओं की संख्या भी समान होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप 22.4 लीटर या फिर दोस्तों 1 ग्राम अणु द्रव्यमान जो आप लेंगे तो उसमें अणुओं की संख्या भी दोस्तों समान होगी, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या। तो इसका मान आपको मैंने बता दिया है दोस्तों, 6.023 × 10⁻² होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और आपको याद रखना है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे यदि ताप नियत रखकर किसी आदर्श गैस का आयतन आधा कर दिया जाए तो दोस्तों दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आदर्श गैस समीकरण की बात हो रही है दोस्तों, और दाब को, आयतन को आधा कर दिया जा रहा है ताप को स्थिर रखकर, तो दाब क्या होगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, 2 गुना। बी यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यदि किसी आदर्श गैस का आयतन निश्चित रखा जाए तो कितने आयतन तापमान पर दाब का मान जो है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब के मान का 2 गुना हो जाएगा। तो कितने पर होगा दोस्तों, 327 डिग्री सेल्सियस पर। और आपको याद रखना है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम जो है दोस्तों निश्चित रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। यहाँ पर 2 गैसों की बात हो रही है दोस्तों, P1 बटे P2 बराबर होगा T1 बटे T2 के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। P1 बटे P2 बराबर T हमारे पास दिया है दोस्तों 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और 273 केल्विन के आधार पर हमें दोस्तों सारी चीज़ें क्वालिफाई करनी है, यानी देखनी है दोस्तों, सॉरी दोस्तों क्वालिफाई नहीं, डिसाइड करनी है। तो T2 T1 ये है आपका, तो 273 में प्लस हम 27 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों, ये वाला आएगा T2, और ये 60 के होगा दोस्तों ये। और यहाँ पर जब हम दोस्तों इसे जो है घटाएंगे, 600 में से 273 को घटाएंगे तो आपके पास 327 डिग्री सेल्सियस आपके पास ताप बचेगा। अब देखिए दोस्तों आगे आपको क्या देखना है, यदि ताप समान ताप व दाब की दशाओं में 2 पात्रों में गैसों के आयतनों का अनुपात 2:3 है तो अणु की संख्याओं का अनुपात भी कितना होगा दोस्तों, 2:3 ही होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक संयोग के नियम। तो देखिए दोस्तों, आपका रासायनिक संयोग का जो नियम होता है, कि जो नियम होते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, रासायनिक संयोग यानी केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नियम होता है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है आपका दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जैसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है दोस्तों, यह दोस्तों फ्रांसिस रासायनिक शास्त्री लेवोजियर ने जो है दोस्तों 1774 में दिया था। द्रव्यमान की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार दोस्तों, यानी दोस्तों आपको याद रखना है द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है यही दोस्तों द्रव की अविनाशिता का नियम भी कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद तंत्र का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, चाहे उस तंत्र के अंदर जो भी क्रियाएं चल रही हों। अर्थात दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो द्रव्य का ना तो दोस्तों निर्माण संभव है, ना ही विनाश, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है बस। अतः किसी बंद तंत्र में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं अभिक्रिया में अभिकारकों के कुल द्रव्यमान व उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर ही होनी चाहिए। तो यह है दोस्तों आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे हम देखें दोस्तों, दूसरा है निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। तो ये दोस्तों प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। और स्थिर अनुपात का नियम जो है दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, और इस सिद्धांत को कहते हैं हम दोस्तों निश्चित अनुपात का नियम। अगला है दोस्तों आपका, और ये जो निश्चित अनुपात का नियम है इसके कुछ एग्जाम्पल हैं आपको याद रखने हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका जो है दोस्तों ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल है जल।
और जल को लिखते हैं हम दोस्तों H2O। इसी प्रकार से लिख दें। जहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 1 है तो इसका भार क्या होगा दोस्तों 16। इसका क्या है दोस्तों 2, 1H होता है, अणुभार 2 होगा, इसका 16 होगा तो 2 एकम 2, 2 एक 2 अट्ठे 16। तो इसका निश्चित अनुपात क्या बना दोस्तों 1:8। इसी प्रकार से दोस्तों ये अलग है HCl का होता है। इसी प्रकार से अनुपात का जो अमोनिया का होता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो हैं दोस्तों अनुपात बनते हैं और इसे ही दोस्तों हम निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक होता है आपका दोस्तों गुणित अनुपात का नियम। ये रहा दोस्तों, जिसे दोस्तों जॉन डाल्टन ने 1804 में प्रतिपादित किया। और इस नियम के अनुसार जब दो पदार्थ A और B आपस में संयोग करके अनेक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो A की अनेक मात्राएं B की निश्चित मात्राओं से संयोग करती हैं, तब A की सभी मात्राएं आपस में सरल अनुपात में होंगी। सॉरी दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये हैं आपके N2O। N का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 14, ऑक्सीजन का 16। तो N के यहाँ पर संख्या है दोस्तों 2, तो 14 दूनी 28 और 16 ये आपका रहा। जहाँ पर दोस्तों नाइट्रोजन से क्रिया करने पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होगा और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होगा दोस्तों 1, यानी दोस्तों 1 अनुपात में है तो 1 होगा। इस प्रकार से ये होता है। इसी प्रकार से आप 2NO को समझ सकते हैं, N2O3 को समझ सकते हैं, N2O4 को, N2O5 को। जैसे ऑक्सीजन और ये है आपका, इनका परमाणु क्रमांक है 12-16 तो 12-16 ही होगा। इसी प्रकार दोस्तों CO2 है, C का 12 होता है, O का 16, 16 के 2 अणु हैं तो 16 दूनी 32, ये हो गया दोस्तों। इस प्रकार से होता है। अब दोस्तों एक चीज़ आपको आगे याद रखनी है, क्या दोस्तों, कार्बन की स्थिर मात्रा के साथ संयोग करने वाली ऑक्सीजन की मात्राओं का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है 1:2। तो दोस्तों ये थे आपके समीकरण, जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे मैंने आपके लिए बता दिए हैं। आपको व्युत्क्रम अनुपात का नियम आपको याद रखना है, जो कि दोस्तों रिटचर के द्वारा 1792 में दिया गया। और इस नियम के अनुसार भिन्न मात्राओं में जो तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा के संयोग से बनती है और उन मात्राओं के समान दो तत्वों के भिन्न होंगी या उनकी गुणित होंगी जिन मात्राओं में वे तत्व परस्पर संयोग करते हैं। तो एक होता है दोस्तों गैलुसेक का आयतन नियम, जो कि 1808 में गैलुसेक के द्वारा दिया गया था। इस नियम के अनुसार बशर्ते जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं और सभी गैसें समान ताप व दाब में स्थिर होती हैं। जैसे दोस्तों H2 + Cl2 तो क्या बना दोस्तों हमारा 2HCl, ये आयतन होता है। तो ये होता है दोस्तों गैलुसेक का आयतन नियम। ये सारे नियम मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और कहीं अगर को आपको दिक्कत आई हो तो दोस्तों देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों स्टूडेंटों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन 1-2 बार अगर आप रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएंगी। 2-3 बार रिवाइज करना दोस्तों। तो दोस्तों गैसों से रिलेटेड सारे समीकरण मैंने आपके लिए बता दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।